हाँ भाई, कल पढ़ाया था मैंने, ध्रुवण पढ़ा दिया था और ध्रुवण के बारे में बता भी दिया था। टूरमेलिन क्रिस्टल से कैसे ध्रुवण होता है वो सारा क्लियर है कर दिया था। अब अपन खिड़कियों को इनको बंद करवा लो, इनको बंद कर लेते हैं, पीछे वाले खुलवा लेते हैं। हाँ, पंखा बंद कर देते हैं। ये लो, अब जो है अपने पास ध्रुवण के बाद में नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। परावर्तन द्वारा ध्रुवण। देखो भाई, पहले डायग्राम बता देता हूं, फिर अपन चलेंगे। देखो भाई, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के 4-5 मेथड है, उनमें से 2-3 मेथड तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, एक तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण है, एक अपवर्तन द्वारा ध्रुवण है, एक द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण है और एक द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण है। तो चार तरीके तुम्हारे सिलेबस में है। एक प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण भी है, वो तुम्हारे सिलेबस में आजकल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं कि जब किसी सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो आप जानते हैं उसके कुछ भाग का तो परावर्तन हो जाता है और शेष भाग का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। जैसे कांच की प्लेट है, तो उस पर अगर प्रकाश आपतित होगा तो उसमें से कुछ भाग का तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, और शेष जो बचा हुआ भाग है उसका अपवर्तन हो जाता है। ये आप जानते ही हैं, थोड़ा भाग परावर्तन में चला जाएगा, शेष भाग अपवर्तन में चला जाता है। अब एक चीज बता देता हूं, यदि किसी सतह पर प्रकाश का आपतन किसी निश्चित कोण से किया जाए तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त हो जाती है। आपतन कोण का यह मान जिससे परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश हो जाए उसे ध्रुवण कोण कहते हैं, या क्या कहते हैं, ब्रूस्टर कोण कहा जाता है। ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण का मान अपने पास डिपेंड करता है माध्यम के अपवर्तनांक पर, और अपवर्तनांक आप जानते ही हो प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले एक बार डायग्राम बता देता हूं। ये अध्रुवित प्रकाश है भाई अपने पास, ठीक है, ये अध्रुवित प्रकाश हो गया, ये अभिलंब है। ये प्रकाश की किरण जो है आपतित किरण हो गई, तो अध्रुवित किरण है। कैसे, देखो भाई, अपन जो है अगर किसी प्रकाश की किरण में, ये तो कागज के तल के समांतर कंपन बताए थे, ये अपने पास डॉट वाले कागज के तल के क्या बताए थे, लंबवत। इन दोनों में अगर मैं दोनों ही बना दूं, इसका मतलब समांतर कंपन भी है और लंबवत कंपन भी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये अध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि सभी दिशाओं में विद्यमान है रहता है। तो ये ऐसी किरण बनती है ना, ये अध्रुवित प्रकाश की किरण, या फिर आंशिक आंशिक ध्रुवित को भी ऐसे ही बनाते हैं भाई अपने पास, और कोई तरीका भी नहीं है। तो ये आपतित किरण अपने पास यहाँ पर आ रही है, अध्रुवित प्रकाश है।
आपतन कोण का मान किसके बराबर रखा है मैंने, ध्रुवण कोण के बराबर। ये ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण हो गया आईपी। पी फॉल पोलराइजेशन चलता है तो ये हो गया। अब यहां से कुछ भाग का परावर्तन हो गया तो परावर्तित किरण हो गई। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं अपने पास। तो ये कोण आईपी, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, आईपी हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब अपन चलते हैं, शेष भाग का अपने पास क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, तो वो अपवर्तित किरण हो गई अपने पास। ठीक है, देखो ये परावर्तित किरण हो गई और ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई अपने पास। ठीक है, तो अब अपन यहां से चलें, ये अपवर्तन कोण किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो जाता है। देखो परावर्तित किरण में मैंने केवल एक ही दिशाओं के कंपन रखे हैं, तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, समतल ध्रुवित हो जाती है। अपवर्तित किरण कौन सी कहलाती है, आंशिक ध्रुवित। इसको यूं समझ लो, मान लो कि 100 दिशाओं में कंपन थे, तो एक दिशा वाले कंपन तो वहां आ गए, अब कितने बचे 99, तो 99 बच गए तो वो यहाँ आ गए, तो ये आंशिक ध्रुवित या अपने पास आंशिक ध्रुवित किरणें कहलाती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन चलते हैं बेटाओ, एक चीज और बता देता हूं, यदि किसी सतह पर प्रकाश का आपतन ध्रुवण कोण से किया जाता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता ही है। इसके साथ ही एक कंडीशन और चलती है, इसमें एक परिणाम और है इसका। परिणाम यह है कि उस स्थिति में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर क्या होती है, लंबवत भी होती है भाई। अगर किसी सतह पर प्रकाश का आपतन ध्रुवण कोण से किया जाएगा तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित भी होगी और परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर क्या होगी, लंबवत भी होती है। अगर ये दोनों ही किरणें लंबवत हैं, देखो एक बार ये सीधी लाइन हो गई, सीधी लाइन पर कुल कोण कितना होता है, 180 के बराबर हो गया। तो आईपी प्लस 90 प्लस आर, ये देखो ये लाइन सीधी है ना अपने पास, तो ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे बताओ चलो, आईपी प्लस आर प्लस 90 बराबर 180, 90 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो अपन ये लिख सकते हैं आर बराबर 90 माइनस आईपी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें से 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, आर का मान निकालना है, ये इधर कर दिया अपने पास। ये समीकरण नंबर 1 ले लेता हूं मैं, स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर, तो साइन आई पी अपॉन साइन आर हो गया, आर का मान रखो, तो समीकरण 1 से मान रखोगे n बराबर साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई पी हो जाएगा, ये कोस आई पी के बराबर हो जाएगा यहां से अगर आप लेते हो तो n बराबर साइन आई पी अपॉन कोस आई पी हो गया इसका मान। अब साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है भाई, tan के बराबर होता है, तो अपन इसको लिख देते हैं n बराबर tan आई पी हो गया। यह है ब्रूस्टर का नियम है भाई, किसका नियम है, ब्रूस्टर का नियम है। पहले तो आ जाते हैं कि ब्रूस्टर का नियम कैसे होता है, क्या परिभाषा होगी, तो यहीं से दे दी जाती है। इस नियम के अनुसार ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या tan को कहते हैं भाई हिंदी में, टेंजेंट अंग्रेजी में है और हिंदी में नाम है स्पर्शज्या। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या किसके बराबर होती है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ये ब्रूस्टर का नियम है। अगर अपने को आईपी निकालना है तो किसके बराबर आ जाएगा बताओ चलो, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, n हो जाता है। इस सूत्र की सहायता से किसी सतह के लिए ध्रुवण कोण की गणना की जा सकती है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आधा पार्ट बाद में करा देता हूँ। आज ये लोग क्या लेख रहा, जुड़ नहीं पा रहा है क्या है? हाँ अच्छा, नहीं वो जुड़ ही नहीं पा रहा, पर बहुत देर से नेटवर्क की दिक्कत है उसमें। हाँ चलो जी भाई, पंकज ने कर दिया मैसेज।
देखो भाई, ये जो है परावर्तन द्वारा ध्रुवण, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो यूं आता है कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण का चित्र बनाकर समझाइए तथा ब्रूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, ये करना पड़ता है इसमें। एक में तो उसमें तो आप क्या काम करते हैं कि ब्रूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति करनी है अपने को। ठीक है, किसकी सहायता से? स्नेल के नियम की सहायता से। तो स्नेल के नियम की सहायता ली थी कि नहीं ली थी? और स्नेल के नियम की सहायता से किसका नियम उत्पन्न कर लिया था? ब्रूस्टर का नियम ज्ञात कर लिया था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये पढ़ा चुका हूं मैं अपने पास, आपको टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो दूसरे अपने पास इसका उल्टा आता है भाई। उल्टा यूं आता है, उसमें ये कहते हैं कि ब्रूस्टर का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए, ब्रूस्टर का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो उल्टा चल रहे हैं अपने पास। पहले जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें स्नेल का नियम लेके चला था और ब्रूस्टर का नियम सिद्ध कर दिया था। इसमें मैं ब्रूस्टर का नियम लेके चलूंगा और फिर ये सिद्ध करूंगा कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण दोनों परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो अपन चलते हैं इसका ब्रूस्टर के नियम से। ब्रूस्टर नियम से क्या होता है भाई? n बराबर 10 IP। अब स्नेल के नियम से मान रखो एक बार इसमें, स्नेल के नियम से n का मान क्या होता है? साइन i, तो IP अपॉन साइन r, ये रखो इसमें। तो साइन IP अपॉन साइन r बराबर 10 IP किसके बराबर होगा? साइन IP अपॉन क्या हो जाएगा? कोस IP। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन r बराबर क्या हो जाएगा? कोस IP हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको अपने कोस 90 माइनस r लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अपने पास इसको अगर अपन चाहें तो साइन 90 माइनस IP भी लिख सकते हैं। तो चलो साइन में बदल देता हूँ, साइन r बराबर साइन 90 माइनस IP हो गया अपने पास। तो r किसके बराबर हो जाएगा? 90 माइनस IP के बराबर। ये इधर ले आओ, r प्लस IP किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर। अब एक चीज देखो, यहां से समझो, ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर कुल कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। IP और R का टोटल किसके बराबर दे दिया इन्होंने? 90 के बराबर। तो बचा हुआ कोण किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। अतः परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो अपन ये लिख सकते हैं, अतः परावर्तित व अपवर्तित किरणें लंबवत होती है। चलो जी भाई, एक बार स्क्रीनशॉट और ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सही है क्या? नेटवर्क की दिक्कत है उसको वहां से, अभी जुड़ते ही लेगा एक बार। चलो जी भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण।
ये हो गया भाई अध्रुवित प्रकाश है। ये कांच की पट्टिकाएं हैं, बहुत सारी समूह है। ये परावर्तित प्रकाश हो जाएगा। समतल ध्रुवित हो गया है। ये अपवर्तित या निर्गत, ये भी ध्रुवित। ये इसका मेकअप देखो भाई, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण में अपन चलते हैं। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण जो है उसमें सिद्धांत वही परावर्तन द्वारा ध्रुवण वाला ही काम में लिया जाता है। कुल मिला के बेसिक चीज प्रिंसिपल वही है। इसमें अपने पास क्या करते हैं कि कांच की पट्टिकाओं का एक समूह काम में ले लिया जाता है। बहुत सारी पट्टिकाएं जो होती है वो समांतर कांच की पट्टिकाओं का उपयोग किया जाता है। अब अपन चलते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश की किरण है। ये पहली कांच की पट्टिका पर आपतित होती है। इन कांच की पट्टिकाओं पर प्रकाश का आपतन जो है वो ध्रुवण कोण से किया जाता है भाई। जब प्रकाश का आपतन ध्रुवण कोण से करेंगे तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है अपने पास। तो इसमें से एक किरण निकल गई, ये इधर चली गई अपने पास। अब मान लो ये 99 किरणें बची गई, उसमें से फिर एक किरण निकल गई, अब कितनी बच गई, 98 किरणें बच गई। तो निरंतर एक एक किरण बाहर निकलती चली जाएगी, वो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होगा। अंत में एक ही किरण बचेगी, अगर 100 किरणें लेते हैं तो जो एक किरण बचेगी वो भी एक निश्चित दिशा में बचेगी कि नहीं बचेगी, वो अपवर्तित होगी या निर्गत होगी, और वो भी कैसे प्रकाश हो जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसको यूं समझ सकते हैं कि एक एक पट्टिका जो है ना भाग को छांटती जा रही है अपने पास, इसको यूं समझ लो अपने पास। और वैसे भी ये चलता है इसमें कि 15% भाग का तो परावर्तन होता है और 85% भाग का अपवर्तन होता है। तो शुरू में 15% बाहर निकल जाएगा, उसके बाद में 85 का 15% बाहर निकलेगा भाई। तो 85 का 15% जो है ना वो अपने पास 13 के आसपास हो गया, तो फिर 72 बचेगा। फिर 72 का 15% फिर वो 11 निकलेगा। तो निरंतर अपने पास प्रकाश बाहर निकलता चला जाता है और अंत में शेष बची हुई अपवर्तित किरण भी पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। बस अपवर्तन द्वारा ध्रुवण का यही थ्योरी है अपने पास। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। चलो जी भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट चलते हैं द्वि अपवर्तन।
चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है द्वि अपवर्तन, है ना। डबल रिफ्रैक्शन कहा जाता है इसको। देखो भाई, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं, जैसे एक तो उदाहरण है कैल्साइट का क्रिस्टल। कैल्साइट का क्रिस्टल, कैल्साइट का नाम सुना है क्या केमिस्ट्री में? कैल्शियम कार्बोनेट को ये कहते हैं कैल्साइट। CaCO3 होता है अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है कैल्साइट क्रिस्टल। और एक होता है आइसलैंड स्पार, आइसलैंड स्पार, ये भी क्रिस्टल ही है भाई। तो ये जब दोनों क्रिस्टल में से अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, तो अध्रुवित प्रकाश इन क्रिस्टलों में प्रवेश करने के बाद में दो परस्पर लंबवत ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाता है। और ये दोनों किरणें क्या कहलाती है? एक तो ई किरण कहलाती है, एक क्या कहलाती है? ओ किरण। ओ माने ऑर्डिनरी किरण, तो साधारण किरण कहलाती है। ई किरण जो होती है वो क्या कहलाती है? असाधारण किरणें कहलाती है। और इस क्रिस्टल के अंदर दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जिसको ओ प्रतिबिंब और ई प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब साधारण प्रतिबिंब और असाधारण प्रतिबिंब कहा जाता है। यह घटना द्वि अपवर्तन कहलाती है। तो द्वि अपवर्तन की क्या परिभाषा हो जाएगी कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश की किरण कैल्साइट के क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार से गुजरती है, तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाती है। यह घटना द्वि अपवर्तन कहलाती है। ओ किरण जो है अपवर्तन परावर्तन के सभी नियमों का पालन करती है, जबकि ई किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। एक चीज और बता देता हूं मैं, क्रिस्टल के अंदर ओ किरण का सभी दिशाओं में वेग समान होता है, जबकि ई किरण का क्रिस्टल के अंदर वेग सब दिशाओं में अलग अलग होता है। इसीलिए इसको कौन सी किरण कहते हैं अपन? असाधारण किरण भी कहा जाता है। कैल्साइट का जो क्रिस्टल होता है उसकी संरचना कैसी होती है? समांतर षटफलकीय होती है भाई। कैसी होती है? समांतर षटफलक। जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो ना, वो तो घन या घनाभ का उदाहरण है। इसका उदाहरण है घन या घनाभ का उदाहरण है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। मान लो कि तुम्हारे ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम भाग जाओगे कमरे से बाहर, है ना। जैसे तुम्हारे कमरे की ये दीवार हो गई अपने पास, तो ये 90 डिग्री पर है। अब ये दीवार यूं झुक जाती है और आगे वाली दीवार भी यूं झुक जाती है, तो अब ये कोण 90 डिग्री का नहीं रहेगा, 90 से कम हो जाएगा अपने पास, और वो कोण 90 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो कैल्साइट के क्रिस्टल में बस ऐसी दीवारें रहती है, ये मान लो ऐसी संरचना रहती है, 6 दीवारें होती है, इसीलिए समांतर षटफलक कहते हैं इसको। और ये कोण जो होता है ना, वो 71 डिग्री का होता है। और अधिक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री का होता है। टोटल जो है ना 180 आना चाहिए, तुम भी जानते हो। अगर मान लो कि ये 80 है तो वो कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। तो ये समांतर षटफलकीय संरचना किसकी होती है? कैल्साइट के क्रिस्टल की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ूंगा भाई। चलो जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक है भाई द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण या निकोल प्रिज्म द्वारा ध्रुवण।
हाँ जी भाई, अब अपन चलते हैं। देखो सबसे पहले तो आते हैं सर आइसलैंड स्टार का स्ट्रक्चर कैसी होती है। वो एक बार केमिस्ट्री में देख लेना भैया, है ना, वो केमिस्ट्री वालों को पता रहता है कि कैसा है अपने पास समांतर षटफलकी है या फिर वो अलग अलग आते हैं ना। तुम्हारे केमिस्ट्री में क्रिस्टल वाला चैप्टर है ना एक, उसमें अलग अलग कौन है वो फेस एफसीसी होता है, तो एक बार केमिस्ट्री में पूछ लेना और या मैं फिर पता करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आते हैं भाई निकोल प्रिज्म द्वारा ध्रुवण सिद्धांत। निकोल प्रिज्म जो है वो द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आते हैं निकोल प्रिज्म का उपयोग क्या है। निकोल प्रिज्म की सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। उसके बाद में टॉपिक आते हैं बनावट। बनावट में क्या करते हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्साइट के क्रिस्टल का ऐसा टुकड़ा काम में लेते हैं जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में कितनी गुनी हो, 3 गुनी हो अपने पास। अब कैल्साइट का क्रिस्टल अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितने कितने डिग्री का कोण होता है, 71 डिग्री का, और ये कितने का कोण होता है, 109 डिग्री का। इस कैल्साइट के क्रिस्टल को इस तरह से घिसते हैं, इनको घिसना पड़ता है, इस तरह से घिसते हैं कि ये कोण घट के 68 हो जाए। ये 68 होते ही वो अपने आप ही कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इसको घिसा जाता है और इस तरह से घिसते हैं कि ये कोण 68 डिग्री हो जाए और ये कोण 112 डिग्री हो जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ओ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराया जा सके, इसलिए होता है ये सारा। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको, ये विकर्ण हो गया, विकर्ण की दिशा से इसको 2 टुकड़ों में काट देते हैं यहां से, ये ठीक है ना। विकर्ण की दिशा से 2 टुकड़ों में काट कर उसको दोबारा चिपका देते हैं, दोनों टुकड़ों को ही किससे चिपका देते हैं, कनाडा बालसम सीमेंट की सहायता से चिपका दिया जाता है। अब तुम बोलोगे भाई ये सीमेंट अपने यहाँ तो नहीं मिलती है, बिल्लार यही मिलती है। ये सीमेंट का मतलब केमिस्ट्री में वही सीमेंट नहीं है जो अपने पास इकट्ठे में आती है। सीमेंट का मतलब कोई भी चिपकाने वाला पदार्थ उसको सीमेंट ही कहा जाता है। जैसे फेविकोल हुआ, ये भी सीमेंट में आते हैं, जो चिपकाने का कार्य करेंगे वो सब सीमेंट। तो ये कनाडा बालसम सीमेंट से चिपका दिया जाता है। सीमेंट का अपवर्तनांक कितना है, 1.55 है अपने पास, ये फिक्स रहता है भाई। अब होता क्या है, ये अध्रुवित प्रकाश है, ये क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में। एक तो ई किरण होगी, एक ओ किरण हो जाएगी। पहले ओ किरण के लिए बता देता हूं, यहां से देखो ओ किरण अभी तो कैल्साइट के क्रिस्टल में है, क्रिस्टल से किस में प्रवेश करेगी, सीमेंट में प्रवेश करेगी। तो ओ किरण के लिए जो कैल्साइट है इसका अपवर्तनांक 1.658 होता है
और सीमेंट का अपवर्तनांक 1.55 होता है। तो कैल्साइट का क्रिस्टल तो सघन माध्यम हो गया और सीमेंट क्या हो गई, विरल माध्यम हो गया। तो इस O किरण का यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद में ये किरण इस पृष्ठ पर आती है। ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, इनको काला पोत देते हैं अपन, पॉलिश कर देते हैं, तो काले कलर में अवशोषित हो गई कि नहीं हो गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तित करा के इस किरण को तो अपन ने अवशोषित करा दिया, तो O किरण हट गई कि नहीं हट गई। अब केवल कौन सी किरण बची है, E किरण। E किरण के लिए अब अपन वापस आगे चलते हैं। देखो यहां से ये E किरण चली, E किरण यहाँ क्रिस्टल्स हैं, सीमेंट में प्रवेश कर रही है। क्रिस्टल का जो अपवर्तनांक है ये अपने पास है कैल्साइट। ई किरण के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक होता है 1.468 होता है और सीमेंट का जो अपवर्तनांक होता है 48 भी ले सकते हो, लगभग चलता है भाई, 1.55 होता है। तो ये 1.468 हो गया, 1.55 हो गया। इसका मतलब क्रिस्टल जो होगा वो तो विरल माध्यम हो जाएगा, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। तो यहाँ से प्रकाश की किरण, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी नहीं होता है, अपवर्तन होता है और अपवर्तित होते हुए बाहर निकल जाती है, जो पूर्णतः ध्रुवित रूप में प्राप्त हो जाती है। तो अपन ने ई किरण और ओ किरण में से ओ किरण को अलग हटा दिया, कौन सी बच गई, केवल ई किरण बची, जो समतल ध्रुवित रूप में अपने को प्राप्त हो जाती है। ये इसकी कार्यविधि है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है बनावट, सिद्धांत और कार्यविधि। कार्यविधि चित्र में देखो ये सारा बनाना है जो मैंने बता ही दिया। कार्यविधि में सब लिखने होते हैं भाई, ये अपवर्तनांक लिखना जरूरी है मेन तो। अब कई बार जैसे मान लो कि याद नहीं रहे तो क्या करें, तो तरीका बता देता हूँ। सीमेंट का तो याद रख लोगे, 1.55 हो गया। यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो 1.6 लिख दो, 1.7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा चल जाता है, मान लेते हैं एग्जामिनर इसको चेक नहीं करता है। तो यहाँ से इसका मान ये हो ही गया अपने पास। ई किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं कराना है तो वो इससे कम ले लो, तो 1.5 भी लिख सकते हो और 1.4 से 8 भी ले सकते हो। इसका तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और इसका अपवर्तन होगा, जिसके कारण ये किरण तो अवशोषित हो जाएगी और ये किरण अपवर्तन के पश्चात बाहर निकल जाती है, जो पूर्णतः ध्रुवित रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, आ गया द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण समझ में आ गया। उसके बाद में अपन चलते हैं निकोल प्रिज्म के क्या उपयोग हैं, कहाँ काम में आती है। एक उपयोग तो यह है कि अध्रुवित प्रकाश को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा, अध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश की जांच करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब टाइम हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब मंडे को कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू भाई।